गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गलता लोहा पाठ का शेष भाग। आरोह में पेज नंबर 60 पर देखेंगे। एक संपन्न परिवार का माने कुछ जो लोग होते हैं बहुत गरीब होते हैं और कुछ लोग धन धान्य संपन्नता रखते हैं। तो जब गांव के एक घर में वह रहता था, कौन? मोहन। और वहां से नदी पार करके वापस छुट्टियों में अपने माँ और पापा के पास आता भी था। उसके बाद बिरादरी के एक संपन्न परिवार का, बिरादरी माने जात परिवार जो अपना रहता है, वैसे ही सगा रिश्तेदार तो नहीं था किंतु अपने समाज का ही एक संपन्न परिवार का युवक था। उसका नाम था रमेश। उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। क्या चिंता? कि गांव की पढ़ाई तो पूरी हो गई, पर अब ये शहर वाला दूर वाला पढ़ाई का क्या होगा। उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। माने मेरे साथ आप मोहन को लखनऊ भेज दो, वहां उसकी पढ़ाई हो जाएगी। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सामान्यतया जब हम किसी से अपनी किसी समस्या को बताते हैं तो इस प्रकार की अपेक्षा होती है। तो वैसे ही उसने जवाब दिया कि घर में 4 परिवार के सदस्य जो रहेंगे उनके साथ मोहन भी रह लेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनको ये लगा कि उनकी समस्या हल हुई। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह सके कि बिरादरी का यही सहारा होता है, माने कुछ तो काम आए। छुट्टियां से सोने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर, माने अलग होकर, सहमा सहमा सा, कुछ डरा डरा सा कि परिवेश अलग है, रहन सहन अलग है, घर परिवार अलग हो जाएगा। मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ध्यान देंगे, प्रश्न में है मोहन की जिंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए, चूंकि यह गांव का बालक था, शहर आया हुआ था और उन्हें ये लगा घर की स्त्रियों को कि साथ लेकर आए हैं, रखे हैं, माने उनके काम में ये सहयोग बटाएंगे, ये ला दो वो कर दो, ये सब करने के लिए। तो अपने घर का तो करता ही था, आसपास की भी जो उनके साथ वाली थी पड़ोसन, वो भी उनको काम देने लग गई। काम काज में हाथ बटाने लग गया, माने हाथ बटाने का साधन बन गया। सबको ये लगता था कि चलो जो काम के लिए जरूरत है मोहन को कह दें और हो जाएगा। और लेखक अपनी लेखन शैली में बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कपड़े को ला दे, धोबी को दे, या 1 किलो आलू ला दे। ऐसे जिसको जो भी काम सूझता वह बोलते जाते। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए, औसत दफ्तरी से आशय है, तात्पर्य है, बड़ा सा एक दफ्तर था, माने ऑफिस था, जहाँ क्लर्क बाबू की हैसियत से काम करता था। कौन? रमेश, जिसके यहाँ मोहन लखनऊ आया हुआ था। मोहन को अपना भाई बिरादर बताने अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। ये है शहर वालों की एक छवि कि वहां से तो ले आया, अब यहाँ उसको अपना रिश्तेदार नहीं बताकर घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था, माने लगभग नौकर के समान ही समझने लगा था। ये है मोहन की जिंदगी का नया अध्याय कि गांव छोड़कर वह शहर आ गया, परिवेश बदल गया। यहाँ जो रहने वाले थे उन लोगों के लिए एक घरेलू नौकर बनकर रह गया। मोहन भी समझने लगा था, माने धीरे धीरे कुछ दिन जब रहा तो इस बात को मोहन समझने लगा। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, हीला हवाली करना माने प्रयास करना,
उसने रमेश से यह प्रश्न किया कि मैं तो अपनी पढ़ाई के लिए आया था, गांव छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर मैंने पढ़ाई की बात की थी, तो अब क्या हुआ? ये सब बातें करने पर निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, माने एडमिशन हो गया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण, चूंकि कोई ना कोई काम उसको देते ही रहते थे, गांव का वह मेधावी छात्र, माने गांव में जो एक इंटेलिजेंट, एक होशियार स्टूडेंट था, स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। किसके? माने शहर के स्कूली जीवन में उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता। साल भर में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिलता। रमेश या तो उसके घर के कोई प्राणी को गांव जाने वाला होता, तब उसको वहां जाने देते थे। अगले दर्जे की तैयारी, माने जो इस कक्षा को पास किए तो अगले कक्षा की तैयारी करना है, ये कहकर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था छुट्टियों को। यदि ये कोई जा रहे हैं उसके घर से, कुछ कारण है, तो ही उसको जाने मिलता था, नहीं तो छुट्टियों में भी नहीं जाने देते थे। असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। अब बात ये थी कि गांव छोड़कर शहर आया, पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ बन जाएगा, ये उसके पिता की उम्मीद थी, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। अब यहाँ यह पता चलता कि शहर में ये सब हो रहा है, तो और क्या स्थिति होती। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहता था अपने पिता को, कि जिस उम्मीद से वह मुझे यहाँ भेजे हैं, इन सब बातों को बताकर उनकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य का सपना देख हर पिता को यह आश होती है कि उसका बेटा अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे, पढ़कर ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। वैसे ही उसके पिता भी उम्मीद लगाए थे। अब बता रहे हैं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। छुट्टियां हुई 8वीं के बाद तो आया, अब आ जाता है हाई स्कूल 9वीं 10वीं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए पढ़े जो लोग हैं बेरोजगार, बेकार मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का, माने जो अपने आप से कर सके, ऐसे काम सीख ले। रमेश ने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में, माने टेक्निकल स्कूल था जहां उसको कुछ काम सिखाया जा सकता था, भर्ती कर दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया, डेली रूटीन उसका वैसे ही रहा। स्कूल और घरेलू कामकाज में वह व्यस्त रहने लगा। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का समय बीत गया और जो उसकी टेक्निकल कोर्स थी वह भी कंप्लीट हो गई। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। ये है आज के युवा पीढ़ी के लिए मुख्य बात कि किसी भी प्रकार से अपने लायक कोई भी काम मिल जाए और काम में लग जाए। तो वैसे ही मोहन को लग रहा था कि किसी फैक्ट्री में उसको काम मिल जाए। वंशीधर से जब भी मोहन के विषय में कोई पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, अनेक बातें करते कि मेरा मोहन पढ़ाई के लिए गया है। मन ही मन उसको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञात हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी, स्वप्न माने सपना, भंग माने टूटना। कौन सा सपना टूटा था? कि मोहन बड़ा अफसर बन जाएगा। अब जब पता चला कि ये सब नहीं हो पाया है तो लोगों के बीच यह सब बोलने का साहस भी नहीं हुआ, देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक दिन का तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था। ये चूंकि कौन थे? पंडित थे, तो झूठ बोलते समय उनको ऐसा लग रहा था, अपने मन से गवाही नहीं दे पा रहे थे कि मैं जो बात कह रहा हूँ असत्य है।
तो उसने अपने अनुसार तोड़ निकाला कि दांत का छोटा सा तिनका दबा लिए। उनकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हुई है। अब ये बता रहे हैं कि मोहन क्या कर रहा है, सेक्रेटरिएट में माने ऑफिस में उसकी नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर और बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ध्यान करें कि क्या भविष्यवाणी करते थे कि स्कूल का, गांव का, माता पिता का नाम रोशन करेगा। ऐसा ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण करने का दोष लगने का संतोष, माने मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसा ना सोचकर उसने बात बनाने के लिए दांतों के बीच तिनका लगाकर यह कह दिया। मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये कौन कह रहा है? धनराम कह रहा है। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे कि ऐसे सबकी उम्मीद थी और मोहन के साथ यह हुआ। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। कहाँ पर बैठे हैं? धनराम के आफर में, माने जहाँ वह लोहार का काम कर रहा था, तो और बातों को वे याद कर रहे हैं। धनराम ने मोहन हसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया। जब लोहे का कोई काम होता है तो उसको गर्म करके उसको किया जाता है। मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, माने उसमें धार कर दी, क्योंकि वो हंसिया लेकर निकला था जब कहानी आरंभ हुआ। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेत पहनाकर, बेत माने बेट जिसको हम पकड़कर उसका काम करते हैं, मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। माफी मांग रहे थे कि इतने दिन तक मेरा दोस्त है, मित्र है, लेकिन उसके यहाँ का ये काम रुका हुआ था। जब मोहन हम मेरे तक लेकर आया तभी मैं ये किया हूँ। और शिष्टाचार पूर्वक बोल रहे हैं। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। माने वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी यहाँ अकेले रहते थे तो उनको यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अगर किसी के हाथ भेजते तो मैं कर दिया रहता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। ये है लेखक की लेखन शैली की एक विशिष्टता कि वो ये बता रहे हैं आज धनराम अपने परंपरागत जो वंशज कार्य था उसमें निपुण है, और मोहन जो पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका वापस आया तो उसकी क्या स्थिति है। हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा और वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। माने ऑफर में वापस बैठ गया कौन? मोहन। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ये जातिगत भेदभाव था कि लोहार है, नीची जाति का है, ये सोचकर ब्राह्मण को वहां पर बैठना नहीं रहता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ता तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी, और ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। बैठ जाओ ये भी कहते तो ये कहता कि तुम नीची जाति का हो, इसलिए यहाँ हमें बैठना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं है। माने जो भी अभी आपको ऊपर बताया गया, मोहन इन सब से वाकिफ था कि मैं उच्च जाति का हूँ, धनराम नीची जाति का है और इसके ऑफर में मुझे बैठना नहीं है। लेकिन यही है पाठ की सार्थकता शीर्षक की, कि जैसे लोहे को गलाकर गर्म करके उसको मनचाहा रूप दिया जा सकता है, वैसी शिक्षा से समाज में सुधार आ सकता है। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस हो पड़ा था। किसके? मोहन के, कि ये मेरे ऑफर में इतने अच्छे से बैठ रहा है, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। क्या काम कर रहा था? लोहे का काम कर रहा था। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। चूंकि यह उसका पेशा है,
अब ये बता रहे हैं लेखक कि एक हाथ से सड़सी जो चिमटी होती है, हम लोग जो कुछ पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं, वैसी चूंकि लोहे का इतना गर्म लोहे का काम करना था उसको, तो बड़ी सी एक चिमटी थी, उसको कहा गया सड़सी, पकड़कर जब दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता, माने लोहे पर जहां पर उसको वार करना है, सीधा करना है, वहां पर चोट करता, तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से न मुड़ा, माने जैसे उसको आकार देना था वैसा नहीं हो पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उस काम को ध्यान से देखता रहा। काम कौन कर रहा था? धनराम। और बैठा बैठा मोहन इसे ध्यान पूर्वक देखता रहा। जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से, माने दूसरी ओर से लोहे को स्थिर किया। काम किसका था? लोहार का। मोहन कौन था? पंडित का बेटा था। अब उसने जब देखा कि धनराम से ये काम सही रूप से नहीं हो पा रहा है, चूंकि वह पहले भी उससे मेधावी छात्र था, अब उसका काम में मदद करने के लिए उसने दूसरी ओर से पकड़ा। धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर उसने उससे हथौड़ा ले लिया और नपी तुली चोट मारते हुए अभ्यस्त हाथों से, ध्यान देंगे शब्दों पर, अभ्यस्त माने जो उसका अभ्यासी हो, किसका? हथौड़ी चलाने का। क्योंकि मोहन को उसके पिता ने धनराम को ये बताया था कि मोहन बड़ा ऑफिसर बन गया है, जबकि वो किसी फैक्ट्री में इस प्रकार का ही कार्य करता था। इसलिए जब उन अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते, सुघड़ गोले का रूप दे डाला, माने वास्तव में जैसा चाहिए था वैसा बनाया। किसने? मोहन ने। तो मोहन का यह हस्तक्षेप, कौन सा हस्तक्षेप? कि लोहार का काम जो मैं कर रहा हूँ, जो उतनी सफाई से नहीं कर पाया, मोहन बहुत अच्छे ढंग से कर लिया। आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। अब कोई गलती नहीं हुई। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही वह होशियार छात्र था और उसका मित्र भी था। लेकिन अब आश्चर्य की क्या बात है इसमें कि यदि कोई ऑफिसर होता तो लोहार का काम इतने कुशलता पूर्वक नहीं कर पाता। भट्ठी पर हाथ डालने पर हुआ था, पर संकीत दृष्टि से कौन सी शंका हुई कि अगर ये ऑफिसर होता, बहुत अच्छा काम करने वाला था, तो लोहार के इस काम को इतनी चालाकी से, माने इतने सफाई से नहीं कर पाता। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को, माने जिस गोलाई पर उसने मोड़ा था, त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि देखो मैंने बहुत अच्छे से कर दिया। जातिगत भेदभाव को भूल गए। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ लोहार का काम कर पाऊंगा, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। मुद्रा में देखा, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, माने जिस लोहार के काम को वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता था, चूंकि वह टेक्निकल पढ़ाई करके आया था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ काम करूंगा और बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। सर्जक का तात्पर्य है सृजन करता, माने कुछ नया आविष्कार। तो इन कामों में मैं तुम्हारे साथ ध्यान बटा सकता हूँ। ये है पाठ की मुख्य बात, जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार का हार जीत का भाव, कि ज्ञान, पढ़ाई जो है किस प्रकार उसके काम आया। यहाँ तक में आपका पाठ पूर्ण होता है। पाठ की शिक्षा क्या थी कि शिक्षा के कारण मोहन आज शिक्षित होकर जातिगत भेदभाव को भूल चुका था और उसके कारण समाज में सुधार आया कि पढ़ा लिखा होकर भी वह नीची जाति का न दिखाकर मोहन धनराम को अब उसके कार्य में मदद बटाने के लिए उसने हामी भरी। और इस प्रकार मोहन और धनराम
फिर से एक साथ काम करने लगे।